हेलो फ्रेंड, वंस अगेन स्वागत है आपका राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैप्टर प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कभी भी कमेंट्स करके या मैसेज करके आपका जो ऑनलाइन ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं। अब थ्योरी हमने पढ़ ली है, लेकिन इस थ्योरी को यूटिलाइज कैसे करना है, यानी परीक्षा में हमको कैसे इसका यूज़ करना है, तो इसके लिए हमको एरर करके देखना पड़ेगा। और एरर से हमको और भी कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई नई चीज़ आती है या कोई नया कोई नियम है, तो वो भी मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम एक्सरसाइज 1 करते हैं, जो प्रोनाउन की एरर से रिलेटेड है। फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, आई डोंट नो, फिर खालिस्तान, यू आर थिंकिंग। मुझे नहीं पता है, आप सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सही ऑप्शन आना चाहिए वाट। मुझे नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता है आप जो सोच रहे हैं। तो वाट का मतलब जो भी निकलता है और क्या भी निकलता है। नेक्स्ट देखें तो सी इज गोइंग टू गो, नो बडी इज गोइंग टू फाइंड हर, है ना। इज ए मार्क के बाद गोइंग टू, तो इसका मतलब निकलता है वाला है ना। जिसको नहीं पता हो तो आप इसको नोट जरूर कर लेना। सी इज गोइंग टू गो का मतलब वह जाने वाली है, जहाँ नो बडी इज गोइंग टू फाइंड हर, जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढने वाला है। तो जैसे हमने हु, विच, हुम देखे थे फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ और शब्दों का प्रयोग होता है। हालांकि ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडवर्ब कहलाते हैं, जैसे वेयर, वाई, हाउ। लेकिन एग्जाम में इनको भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इनको साथ में ही बता रहा हूँ। तो वेयर का मतलब क्वेश्चन के रूप में कहाँ निकलता है, लेकिन जब बीच में लगाते हैं यानी कि रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं फिर इसको, तो जहाँ भी अर्थ निकलता है, तो दोनों अर्थ निकलते हैं, कहाँ और जहाँ। इसी तरह से व्हेन, कब, जब क्वेश्चन पूछते हैं, और जब बीच में लगाते हैं तो जब, ये भी रिलेटिव एडवर्ब है। तो इन दोनों का भी यूज़ होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताता जाऊंगा साथ साथ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द पुलिस डोंट नो, ना, पुलिस नहीं जानती है। और खालिस्तान के बाद है द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट हुआ। ऑप्शन है बिफोर यानी होता है पहले, आफ्टर यानी होता है बाद में, वैन का मतलब होता है कब और जब, और वाट मतलब क्या और जो। तो यहाँ इन चारों को देखें तो सही आंसर होना चाहिए वैन। पुलिस नहीं जानती कि एक्सीडेंट कब हुआ। नेक्स्ट देखिए, ही हैज सम बिल्स, उसके पास कुछ बिल्स हैं। ही मस्ट पे, उसे अवश्य चुकाना पड़ेगा। तो बिल निर्जीव वस्तु है ना, निर्जीव वस्तु के लिए होम नहीं आ सकता। वेयर का अर्थ नहीं निकल रहा, यहाँ कह रहे हैं जो जो उसे चुकाना पड़ेगा। तो जो के अर्थ में निर्जीव वस्तु के लिए विच आना चाहिए, हु भी ह्यूमन बीइंग के लिए लगाते हैं केवल। फिफ्थ नंबर देखें फ्रेंड, वन शुड कीप प्रोमिसेस। मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था कि वन का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो इसका मतलब निकलता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति का अर्थ एक्चुअल में होता है दुनिया का हर व्यक्ति। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को अपना वचन निभाना चाहिए ना। अपना, अपना मतलब वन जो है सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमको पॉसेसिव केस बनाना है। तो ये मैं आपको प्रोनाउन की थ्योरी में आपको बता चुका हूँ कि केवल वन ही ऐसा होता है जिसका एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके पॉसेसिव केस बनाते हैं। तो इसका आंसर आएगा वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। 6 नंबर में देखिए फ्रेंड, वी हर्ट आवर सेल्व्स, हमने स्वयं को चोट पहुंचाई। तो यहाँ पे केवल इतना ही पूछा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या चीज़ है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये प्रोनाउन है, और हर्ट वर्ब के बाद लिख रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ऑफ देम इज बैड। अब इसका मतलब क्या है कि उनमें से खराब है। तो खराब कौन है, यानी यहाँ जो खालिस्तान में जो चीज़ आएगी, ये जो इज वर्ब है ये उसके लिए लगा रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझना कि यहाँ पे हमको खालिस्तान में क्या लगाना है, ये कैसे पहचानेंगे। तो ये आप देखें तो खराब है, तो खराब क्या है, जो यहाँ खालिस्तान में आएगा उसके लिए वर्ब आ रही इज। अब इन ऑप्शंस में देखें फ्रेंड, तो सेवरल के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो ये सेवरल नहीं आ सकता। ऑल में भी ऐसे ही कि इसके बाद प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल ही वर्ब आती है। आ फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब भी आती है। तो केवल नाइदर ही ऐसा है जिसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, एक यानी कि सिंगुलर। तो यहाँ सही आंसर आएगा नाइदर ऑफ देम इज बैड, यानी उनमें से एक भी खराब नहीं है। उनमें से मतलब दो की बात कर रहे हैं, नाइदर आ रहा है, इससे ही समझ में आ रहा है कि दो व्यक्ति। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर है ना, मैनी अ मैन डन सो। अब इस चीज को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए मैनी को दो तरह से लिखा जाता है। अगर मैनी अकेला आ रहा है तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही आती है वर्ब, यानी कि बहुवचन नाउन आएगी और बहुवचन वर्ब आएगा। जैसे कि मैनी बॉयज आर प्लेइंग, है ना, मैनी प्लेयर्स हैव प्रैक्टिस्ड, कई खिलाड़ियों ने अभ्यास कर लिया है ना। मैनी बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, कई लड़के बाहर खेल रहे हैं। लेकिन मैनी को लिखने का एक और तरीका होता है। अगर मैनी के बाद आप आर्टिकल लगा रहे हैं ए या एन, तो फिर सिंगुलर नाउन आती है, यानी कि एक वचन नाउन आती है और एक वचन ही वर्ब आती है। इस क्वेश्चन में आप देखें तो मैनी के बाद आर्टिकल आ रहा है ए, इसलिए इसके बाद सिंगुलर नाउन आ रही है MAN, ए आ रहा है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। अब यहाँ पे आप देखें तो थर्ड फॉर्म आ रही है डन, सिंगुलर वर्ब लगाना है, इसका मतलब हैज़ आना चाहिए, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है और सिंगुलर, हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। आर तो आ ही नहीं सकता, हैव आ नहीं सकता, और इज का यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। 9 नंबर देखें फ्रेंड, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, चीज़ें नहीं सुधरेंगी, अनलेस, अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, इफ नॉट, यू लुक इनटू देम, चीज़ें नहीं सुधरेंगी यदि आप स्वयं उन्हें नहीं देखेंगे। आप स्वयं, एम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे आई से माई सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, ऐसे यू से फ्रेंड हो जाता है योर सेल्फ्स। यहाँ पे यू आ रहा है तो यू से हो जाएगा योर सेल्फ्स। चीज़ें नहीं सुधरेंगी अनलेस यू योर सेल्फ्स लुक इनटू देम, यदि आप स्वयं उन्हें नहीं देखेंगे। तो ये थ्योरी जो हमने करी उसके आधार पे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। 10 नंबर देखिए, मदर सेज, ना माँ कहती है, ऑफ दोज टू बॉयज, उन दो लड़कों में से, हैज ब्रोकन द ग्लास, माँ कहती है कि उन दो लड़कों में से ने कांच तोड़ा है। ऑफ के बाद इस तरह से जब भी सेंटेंस लिखा गया है फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो शब्द आएगा उस शब्द के हिसाब से ही वर्ब आती है। तो यहाँ जो हैज आ रहा है एक वचन होता है हैज, यानी कि कोई भी ऐसी चीज आएगी जो जिसके साथ एक वचन वर्ब लगती हो। यहाँ आप देखें फ्रेंड तो दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो एन ही नहीं आ सकता, एनी वन भी नहीं आ सकता, दो के लिए हम नन भी नहीं लगा सकते, तो केवल एक ही चीज रह जाती आइदर। आइदर को दो के लिए लगाते हैं और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। तो आइदर ऑफ दोज टू बॉयज, माँ कहती है कि उन दो लड़कों में से किसी एक ने कांच को तोड़ा है। 11 नंबर देखें फ्रेंड, मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन,
मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, है ना, सबसे ज्यादा धनवान व्यक्तियों में से एक। मेहता उन सबसे ज्यादा धनवान व्यक्तियों में से एक है जो हैव एवर लिव्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, जो रह चुके हैं देश के इस भाग में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, जो को देखना है, और ये लगा किसके लिए रहे, इसके जस्ट पहले जो नाउन आता उसके लिए लगाया जाता है। यानी कि एम ई एन मैन, ये जो बहुवचन नाउन है, इसके लिए हमको लगाना है। पहली बात तो ह्यूमन बीइंग आ रहा है, यानी विच नहीं आएगा। अब रह जाता हमारे पास तीन ऑप्शन, हु, दैट और हुम। तो मैंने आपको दैट के नियम लिखाए थे, उसमें लिखाया था कि यदि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आ रहा हो, यहाँ पे आप देखें रिचेस्ट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और प्लस नाउन आ रहा है, तो फिर हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर दैट ही आएगा। अब हमको कोई नियम देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आ रहा है या द सेम प्लस नाउन आ रहा है, तो फिर केवल दैट ही लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। दूसरा देखें, ही इज़ अ मैन, वह एक व्यक्ति है, ये सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस, आई नो, मैं जानता हूँ, ये सेंटेंस भी खत्म हो गया। और अब तीसरा सेंटेंस, यू कैन ट्रस्ट कंप्लीटली, आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। फ्रेंड, तीन सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है और ये सब्जेक्ट, इस सेंटेंस की वर्ब ये है और ये सब्जेक्ट। तो तीन सेंटेंस है और तीनों के सब्जेक्ट दिए हुए, और बात चल रही ह्यूमन बीइंग की, तो विच तो आ ही नहीं सकता, हुज आ नहीं सकता। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हु लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तीनों सेंटेंस के सब्जेक्ट दिए हैं, तो सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ऑब्जेक्टिव केस हुम को लगाते हैं। ठीक है ना, ही इज़ अ मैन हुम आई नो यू कैन ट्रस्ट कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्हाट इज देयर इज हिडन फ्रॉम गॉड, ऐसा क्या है जो छुपा हुआ है भगवान से, ऐसा क्या है जो भगवान से छुपा हुआ है। तो फ्रेंड, अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन आ रहा है वाट, वाट के साथ हमको जो लगाना, ऐसा क्या है जो छुपा हुआ है। तो एक तो फंडा ये होता है इसमें कि अगर वाट के कॉम्बिनेशन में लगाना है तो फिर हमेशा दैट ही लगाते हैं। दूसरे तरीके से समझें, ऐसा क्या है जो भगवान से छुपा है, तो भगवान से तो कोई भी चीज़ नहीं छुपी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो। इस नज़रिए से देखें तो भी दैट ही आना चाहिए केवल, तो आंसर आएगा दैट। नेक्स्ट देखें, दैट इज द वुमेन, है ना। एक और चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तो समझें इसको, ये जो दैट के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाया गया है, इसका क्या मतलब है। तो कई शब्दों को फ्रेंड शॉर्ट में जब करा जाता है तो एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, दैट इज, इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया दैट्स। ऐसे बहुत सारी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि आई हैव, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं आईव, अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और वी ई लिख देते हैं, आईव पढ़ेंगे फिर इसको, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। तो कई शब्दों के इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं, इनको भी हमको पता होना चाहिए ताकि हम जब सेंटेंस पढ़ें तो हम उसको सही अर्थ निकाल सकें। तो ये अर्थ है, दैट इज द वुमेन, वह वो महिला है, हस्बैंड वर्क्स विद माई ब्रदर, जिसका पति मेरे भाई के साथ काम करता है। वह वो महिला है जिसका पति, है ना, मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था, अगर जिसका प्लस नाउन आ रहा है तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हुज ही आएगा हमेशा। हुज हस्बैंड, दैट इज द वुमेन हुज हस्बैंड वर्क्स विद माई ब्रदर, वह वो महिला है जिसका पति मेरे भाई के साथ काम करता है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड 15 नंबर क्वेश्चन। आई हैड टू लिव, है ना, हैड के बाद 2 + V1 इस तरह से लिखते हैं तो अर्थ निकलता है करना पड़ा, जाना पड़ा, सोना पड़ा, या कई बार इस तरह से अर्थ निकलता है पढ़ता था, जैसे मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था, है ना, कल मुझे एक शादी में जाना पड़ा, उसे दिल्ली जाना पड़ा। या कभी कभी इस तरह से अर्थ निकलता है कोई काम हमें करना था लेकिन मजबूरी थी, है ना, जैसे उसे कल फीस जमा करना था, आखिरी दिन था, मजबूरी थी, करना ही था। करना पड़ा भी कह सकते हैं, करना पड़ता था, तीनों तरह से अर्थ निकलता है। यहाँ पे आप देखें, आई हैड टू लिव इन मुंबई एंड हैदराबाद फॉर मैनी ईयर्स, मुझे कई सालों मुंबई और हैदराबाद में रहना पड़ा, है ना, रहना पड़ा। बिकॉज ऑफ, इस पूरे का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ यानी होता है के कारण। माई बिजनेस, बिकॉज ऑफ माई बिजनेस यानी मेरे व्यापार के कारण। बट आई डोंट लाइक, लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूँ। सिटी मच, मैं पसंद नहीं करता हूँ। सिटी मच यानी बहुत, मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। अब यहाँ हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो पहली बात तो दो शहरों की बात हो रही है, मुंबई और हैदराबाद, दो में रहना पड़ा और दो में से एक को ही पसंद नहीं करता हूँ, दोनों को करता हूँ या दोनों में से एक भी नहीं करता हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड दो के लिए होल नहीं लगाया जाता, यहाँ पे होल का अर्थ नहीं निकल रहा। आई डोंट लाइक मच, तो होल कहेंगे, दो जनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये सूटेबल नहीं बैठ। अब यहाँ पे हम आइदर या नाइदर में से कोई लगा सकते हैं, मैं दो में से एक पसंद करता हूँ या दो में से एक भी नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ आप फ्रेंड देखें तो डोंट पहले से ही लगाया, यानी नेगेटिव तो ये पहले से ही है, तो नाइदर अगर लगाएंगे तो दो बार नेगेटिव हो जाएगा, तो नाइदर बिल्कुल नहीं आ सकता, यहाँ फिर आएगा आइदर। आई डोंट लाइक आइदर सिटी मच, मैं पसंद नहीं करता हूँ दो में से एक भी शहर को बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड। बोथ प्लेयर्स इन द टेनिस मैच, दोनों खिलाड़ियों ने टेनिस मैच में हैव बीन वार्न्ड बाय द रेफरी, टेनिस मैच में दोनों खिलाड़ियों को चेतावनी दी गई है ना, पेसिव वॉइस है, दी गई है रेफरी के द्वारा। बट, किंतु, एक तो बट आने से क्या होता है कि पहला सेंटेंस के कॉन्ट्राडिक्ट आता है दूसरा सेंटेंस, यानी पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव आना चाहिए। अब इसमें देखिए, ऑफ देम सीम्स टू टेक इट सीरियसली, अब इसका ओवरऑल अर्थ निकल रहा है कि टेनिस मैच में दोनों खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी गई है रेफरी के द्वारा, लेकिन दो में से एक भी उसको गंभीरता से लेता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है ना, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, ऐसा नहीं लगता है कि दो में से एक भी उसको सीरियसली ले रहा है। तो दो के लिए फ्रेंड नन कभी नहीं आता, दो से ज़्यादा होते हैं तभी नन लगाते। यहाँ पे आप देखें तो एवरी, एवरी भी है लेकिन एवरी बिना नाउन के कभी नहीं आता, ये भी आप नोट कर लें। एवरी एक एडजेक्टिव होता है जिसे हमेशा नाउन से जोड़ के लिखते हैं, जैसे एवरी वन, एवरी बडी, एवरी मैन, एवरी गर्ल। एवरी को कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, तो एवरी नहीं आ सकता। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आइदर आएगा या नाइदर आएगा। तो जैसा मैंने अभी बोला कि बट लगने से ये कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए सेंटेंस, यानी नेगेटिव होना चाहिए, तो नाइदर आएगा। नाइदर ऑफ देम सीम्स टू टेक इट सीरियसली, मैच, टेनिस मैच में दोनों खिलाड़ियों को रेफरी के द्वारा चेतावनी दे दी गई है लेकिन उनमें से एक भी गंभीरता से लेता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखिए, आई टोल्ड दैट बॉय इट वाज नॉट, मैंने उस लड़के से कहा कि वह मेरा नहीं था। आई से क्या बन जाएगा, माइन, इट वाज नॉट माइन, माइन को हम अकेला लिख सकते हैं,
मैंने उस लड़के से कहा कि वह मेरा नहीं था, इट वॉज नॉट माइन। 80 नंबर देखें फ्रेंड, द बॉय कैन रन वेरी फास्ट, लड़का तेजी से दौड़ सकता है। तो यहाँ मतलब से ही यानी अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि द बॉय हु इज टॉल, जो लंबा है, लड़का जो लंबा है तेजी से दौड़ सकता है। और कोई इसमें आप देखें तो अर्थ से सूटेबल नहीं हो रहा, जैसे विच तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। दैट का अर्थ नहीं निकल रहा, वाज डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया गया था, ऐसा भी गलत है। विल बी टॉल ऐसा कुछ होते मतलब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, लंबा हो जाएगा, एक बोलने का कोई मतलब नहीं। 19 नंबर देखिए फ्रेंड, द मैन चीटेड मी वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना, इसको आप समझेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको एरर सॉल्व करने में। द मैन चीटेड मी वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे, आदमी जिसने मुझे धोखा दिया था उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। अब इसको समझें कि हु, हुम, विच और हुज में से क्या आना चाहिए। पहली चीज तो ये अर्थ, आदमी जिसने मेरे साथ धोखा किया था, है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो विच नहीं आ सकता क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए विच नहीं लगा। दैट के नियम में आपको लिखा चुका हूँ, उनमें से कोई नियम यहाँ पे नहीं लग रहा, तो दैट नहीं आया। अब हमारे पास दो ही चीज़ रह जाती, या तो हु आएगा या हुम आएगा। तो हमको ये देखना है इनमें से क्या आना चाहिए। तो फ्रेंड इस सेंटेंस को ध्यान से देखें आप, द मैन, और इसके बाद सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। द मैन वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे, आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा कल, है ना। ये सेंटेंस ऐसा है। और दूसरा सेंटेंस जो बीच में लिखा है, ये सब्जेक्ट है, जिसने धोखा किया था मेरे साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है, दूसरा जो सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस। द मैन वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे, ये पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है चीटेड मी, जिसने मेरे साथ धोखा किया था। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो दूसरा सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, इसलिए हु आएगा यहाँ पर। द मैन हु चीटेड मी, आदमी जिसने मेरे साथ धोखा किया था। 20 नंबर देखें फ्रेंड, आई टॉट माई सन, टीच टॉट टॉट, ना, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, या सेकंड फॉर्म भी टॉट ही होती है। तो आई टॉट माई सन, मैंने अपने पुत्र को सिखाया, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसके पहले कोई सहायक क्रिया नहीं आ रही। मैंने अपने पुत्र को सिखाया। टू एक्सप्लेन द सेंटेंस, कैसे व्याख्या करें एक सेंटेंस की, कैसे, हाउ। हाउ को भी रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वेयर और व्हेन। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच, हुम, हुज, व्हाट, ऐसी कुछ रिलेटिव एडवर्ब होते हैं जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। इन्हें भी साथ में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एरर में हमेशा साथ में ही आते हैं। आई टॉट माई सन हाउ टू एक्सप्लेन द सेंटेंस, मैंने अपने पुत्र को सिखाया कि कैसे व्याख्या करें एक सेंटेंस की। 21 नंबर देखिए फ्रेंड, द बॉय वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोसेफ, लड़का जिसने पहला इनाम जीता अंग्रेजी में मेरे मित्र मिस्टर जोसेफ का पुत्र है। अब आपको देखिए क्लियर समझ में आ जाएगा कि द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोसेफ। द बॉय इज, यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये पहला सेंटेंस। द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोसेफ, लड़का मेरे मित्र मिस्टर जोसेफ का पुत्र है। और जो दूसरा सेंटेंस है इसकी आप देखें तो ये वर्ब है, वन द फर्स्ट प्राइज, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए था दूसरे सेंटेंस का, जो कि नहीं है।
सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस आएगा। हु वन द फर्स्ट प्राइज। ये बहुत सिंपल तरीका होता है, सैकड़ों एरर आती हैं इस तरह से। तो आप सेंटेंस को अगर अलग अलग पहचान लेंगे क्योंकि कौन सा सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 22 नंबर देखें फ्रेंड, गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विद। अच्छे लड़के एक दूसरे से नहीं लड़ते, एक दूसरे से। तो एक दूसरे के लिए या तो दो ही वर्ड होते हैं, ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा। इन दोनों में से आप देखें तो केवल वन अनदर आ रहा है, ईच अदर यहाँ पे है ही नहीं। बहुत आसान है, डी वाला आना चाहिए, वन अनदर। गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विद वन अनदर, एक दूसरे से नहीं लड़ते। 23 नंबर देखें फ्रेंड, द सन रेज गिव लाइफ टू द अर्थ। सूरज जिसकी किरणें, ना, जिसकी किरणें, जिसका प्लस नाउन, सूरज जिसकी किरणें जीवन देती पृथ्वी को, इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज ए गॉड। को आदर दिया जाता, रिगार्डेड, कुछ लोगों के द्वारा भगवान के रूप में। सूरज जिसकी किरणें जीवन देती हैं पृथ्वी को, उसे सम्मान दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा भगवान के रूप में। तो मैंने आपको बताया था जिसका प्लस नाउन आ रहा है तो फिर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हुज ही आएगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे एनिमल। जिसका प्लस नाउन आ रहा है, जिसकी दुकान, जिसका मकान, जिसका घर, जिसका भाई, तो हुज ही आएगा। तो फ्रेंड हमारी ये एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। आप देखेंगे कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं और इनसे रिलेटेड सारे नियम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको कोई नियम आप भूल जाते हैं तो आप दोबारा से वो वीडियो देखें, बार बार देखें, तो आपको वो नियम बहुत अच्छे से याद हो जाए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप ऑफलाइन क्लास जैसे लेते हैं वैसी ऑनलाइन क्लास लीजिए, यानी पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखिए। हो सके तो रजिस्टर जरूर बनाइए, उसमें हर चीज़ को जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगती है उसे नोट जरूर करें। तो ये आपको बहुत आसानी से एरर आने लगेंगी धीरे धीरे। आइए हम एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। पहला देखिए, दिस इज द मैन, लाइफ वाज सेटर्ड आफ्टर द डिजास्टर। ये वो आदमी है जिसका जीवन सेटर हो गया। सेटर यानी होता चूर चूर हो जाना, बिखर जाना। डिजास्टर यानी होता आपदा। ये वो व्यक्ति है जिसका जीवन आपदा के बाद बिखर गया, है ना। जिसका प्लस नाउन, जिसका जीवन, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, हुज ही आएगा, हुज लाइफ। वन शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम वंस डॉक्टर। वन का पॉसेसिव केस होता है वंस, वन में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। एक व्यक्ति को अपने फैमिली डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अपने, वन से बनेगा वंस, वन का पॉसेसिव केस होता है वंस, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। थर्ड नंबर देखें फ्रेंड, ब्रोक द ग्लास मस्ट पे फॉर इट। जो कोई भी कांच तोड़ेगा उसे भुगतान करना पड़ेगा। जो कोई भी, है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो हमको सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ये वर्ब आ रही है और यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए। जो कोई भी कांच तोड़ेगा उसे भुगतान करना पड़ेगा, तो ह्यूमन बीइंग की बात कर। और सब्जेक्ट की ज़रूरत, सब्जेक्ट होता है हु के साथ एवर और जोड़ देते तो हो जाता कोई भी। हु एवर, ऐसी विच एवर, वाट एवर, वैन एवर, हाउ एवर, इन शब्दों को लिखा जाता है। तो जो कोई भी, जो कुछ भी, है ना। वेयर एवर लिखते हैं तो जहाँ कहीं भी। वैन एवर यानी जब कभी। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप इनको नोट कर लीजिए, है ना। हु एवर, हुम एवर आ रहा है यानी जो कोई भी निकलेगा, जिस किसी को निकलेगा। विच एवर आ रहा है तो भी यही अर्थ निकलेगा, बस अंतर हो जाएगा कि ये एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं विच एवर, जो कुछ भी,
जिस किसी को भी, है ना। वेयर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं। वैन एवर यानी होता है जब कभी। और हाउ एवर यानी होता है हालांकि। ये अलग है थोड़ा सा। फोर्थ नंबर देखिए फ्रेंड, आई एम रीडिंग द बुक यू गेव मी। मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ जो आपने मुझे दी थी। निर्जीव वस्तु है, हु नहीं आ सकता, हुम नहीं आ सकता। दैट का कोई भी नियम नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो दैट भी नहीं आ सकता। अब वाट तब लगाते हैं जब एंटीसीडेंट नहीं होता है, एंड यहाँ पे तो एंटीसीडेंट क्लियरली दिख रहा है बुक। तो अब क्या करें कि चारों ही ऑप्शन गलत है। तो फिर ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कायदे से तो विच आना चाहिए था, लेकिन विच है ही नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है परीक्षा में, तो फिर आप मान के चलिए कि दैट लगा सकते हैं, क्योंकि दैट हम वस्तु के लिए भी लगा सकते हैं ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, ट्रिक, चालबाजी है। इसमें व्यक्ति फंस जाता है, उसको लगता है कि यार जो सही ऑप्शन है वो तो है ही नहीं। तो नहीं है तो हम दैट लगा सकते हैं, क्योंकि दैट ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सभी के लिए दैट लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ बिल्कुल दैट सही आंसर है। ही कम्स टू सी अस, वह हमसे मिलने आता है। सी मतलब मिलना भी होता है, ये ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को लगता है सी मतलब देखना, तो सही है, लेकिन मिलना भी निकलता है। इसलिए हम कहते हैं सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। इसका अर्थ होगा वह आता है हमसे मिलने, डे। ठीक है ना। अब डे क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। अब इस हिसाब से देखना हमको। तो फ्यू के बाद बहुवचन नाउन आती है, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, और नन के बाद यूजुअली कोई नाउन ही नहीं आती। एक ही ऑप्शन रह जाता है एवरी। ईच और एवरी, ये मैं आपको नाउन कराया था जब बता चुका हूँ। इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। इन नियमों को हमको फ्रेंड्स याद रखना पड़ेगा, तो ही हम एरर कर पाएंगे। 6 नंबर देखिए फ्रेंड, तो ही वाज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर आई हैव एवर हर्ड। एलोक्वेंट मतलब होता है जो बोलने में महारत होती है जिस व्यक्ति को। मोस्ट से ही समझ में आ रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आ रहा है। वह वो सबसे अच्छा प्रवक्ता या वक्ता था जिसको मैंने कभी सुना है। वह वो सबसे अच्छा वक्ता था, बोलने वाला व्यक्ति था, वक्ता, जिसको मैंने कभी जिंदगी में सुना है। तो मोस्ट एलोक्वेंट, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आ रहा है। तो ये दैट के नियम मैंने आपको लिखाए थे, दैट ही आ सकता है। अब यहाँ पे और कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। 7 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, आई हार्डली नो इन दिस टाउन। अब किसी सेंटेंस को फ्रेंड जब नेगेटिव बनाया जाता है, तो आप देखें तो जनरली हम नॉट लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनसे सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जैसे नो, ना, नेवर, नथिंग, नो वन, नो बडी, है ना। ये बहुत सारे शब्द हैं। इसके अलावा कुछ शब्द और होते हैं जिनसे सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको जरूर नोट कर लें। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, इनमें से कोई आ रहा है तो भी सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। हार्डली, स्केर्सली और रेयरली, तो ये भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। इन सब का अर्थ एक से ही होता है, शायद ही कभी, शायद ही कोई, मुश्किल से ही। तो यहाँ आप देखिए तो मैं इस शहर में शायद ही किसी को जानता हूँ। शायद ही किसी को जानता हूँ, इसका मतलब नहीं जानता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन मैंने आपको कराए थे, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीवन, एनीबडी। और इसका नियम मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है
तो समवन समबडी आता है। यदि सेंटेंस निगेटिव पहले से तो नहीं है लेकिन होना चाहिए तो फिर नो वन या नोबडी आता है। यहाँ तो पहले से ही निगेटिव है, पहले से ही निगेटिव होता है तो फिर केवल एनीवन या एनीबडी लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ए वाला आंसर आना चाहिए, एनीबडी। आई हार्डली नो एनीबडी इन दिस टाउन। मैं शहर में शायद ही किसी को जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द ऑथर यू क्रिटिसाइज्ड इन योर रिव्यू हैज रिटन अ रिप्लाई। अभी जिस तरह के सेंटेंस अपन ने करे थे, द ऑथर और उसके बाद का सेंटेंस ये है, द ऑथर हैज रिटन अ रिप्लाई, यानी ये पहला सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट यहाँ पर द ऑथर हैज रिटन अ रिप्लाई, लेखक ने जवाब भेजा है। और दूसरा सेंटेंस है यू क्रिटिसाइज्ड इन योर रिव्यू, जिसकी आपने आलोचना की थी अपने रिव्यू में, ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट। तो दो सेंटेंस है फ्रेंड, यहाँ पे ये सेंटेंस की वर्ब है और ये पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये दूसरा सेंटेंस है, ये इसकी वर्ब है और ये दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्लियरली दिख रहा है कि दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यानी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है तो ऑब्जेक्टिव केस हुम लगाया जाता है। तो आंसर आएगा डी, द ऑथर whom you criticized in your review has written a reply। लेखक जिसकी आपने आलोचना की थी अपने रिव्यू में ने जवाब भेजा है। आई फ्रेंड 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दे सेंट गिफ्ट टाइम टू टाइम। वे एक दूसरे को समय समय पर गिफ्ट भेजते हैं। एक दूसरे के लिए दो वर्ड होते हैं, या तो ईच अदर आता है या वन अनदर आता है। यहाँ पे ईच अदर आ रहा है तो यही सही आंसर है। आई विल इन्फॉर्म माई टीचर। मैं अपने टीचर को सूचना दूंगा, ये एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है आई सी हिम। मैं मिलूंगा, सी यानी मिलना, मिलूंगा। मैं अपने शिक्षक को सूचना दूंगा जब कभी मैं उनसे मिलूंगा। यहाँ समय की बात करें, जब कभी। तो मैंने आपको अभी बताया था वैन एवर, वैन के साथ एवर जोड़ दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा जब कभी। वैन एवर आई सी हिम। वाट एवर, वाट मतलब होता है जो, एवर जोड़ दिया तो हो जाएगा जो कुछ भी, है ना। हाउ एवर अलग होता है बिल्कुल, हालांकि अर्थ निकलता है इसका। ये कंजंक्शन के रूप में ज़्यादातर लिखते हैं। हु सो एवर, जैसे हम कहते हैं जो कोई भी, जो कोई भी होगा देखी जाएगी, जो कोई भी होगा उस पर फाइन लगाया जाएगा। तो हु एवर भी लिखते हैं और हु सो एवर भी लिखते हैं, हुम सो एवर भी लिखते हैं, विच सो एवर भी लिखते हैं। जब अर्थ निकलता है जो कोई भी, जिस किसी को भी, है ना। जो कोई भी व्यक्ति होगा तो हु आएगा, वस्तु होगी तो विच आएगा, विच एवर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। देयर वाज एन 8 ईयर ओल्ड बॉय। एक साल का, एक 8 साल का बच्चा था जिसने कोशिश की लूटने की एक मिठाई की दुकान को। एक 8 साल का बच्चा था जिसने मिठाई की दुकान में चोरी करने की या लूटने की कोशिश की। रॉब यानी चोरी करना भी होता है, लूटना भी होता है। एक 8 साल का बच्चा था जिसने मिठाई की दुकान में चोरी करने की कोशिश की, है ना। जिसने, जिसने मतलब कौन, बॉय की बात कर रहा है। तो यहाँ पे विच तो आ नहीं सकता, दैट का कोई नियम नहीं लग रहा। और यहाँ पे आप देखें एक 8 साल का लड़का था, ये सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ पे। और दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसने कोशिश की, ये इसकी वर्ब है, ये वर्ब नंबर 2 और ये सब्जेक्ट नंबर 2। तो सब्जेक्ट की ज़रूरत है, सब्जेक्ट के लिए हम हु लगाते हैं। हु अटेम्प्टेड टू रॉब अ स्वीट शॉप। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। द फ्लाई यानी मक्खी, हैड बीन बजिंग, जो मक्खी भिन भिनाने की आवाज़ करती है उसको कहते हैं बज। अराउंड मतलब होता है आसपास। सैम के
सर, मक्खी जो भिन भिना रही थी सेम के सर के आसपास। लैंडेड, लैंड से बना लैंडेड है ना, लैंड यानी जमीन पे उतर जाना, जैसे हवाई जहाज लैंड करता है। लैंड, लैंडेड, लैंडेड है ना। ऑन द केक, मक्खी जो भिनभिना रही थी सेम के सर के आसपास केक पर जाकर बैठ गई। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब यहाँ पे आप देखें तो मक्खी है तो हु नहीं आ सकता और हुम भी नहीं आ सकता। वेयर का अर्थ नहीं निकल रहा, कहाँ, जहाँ। यहाँ कह रहे मक्खी जो भिनभिना रही थी, तो यहाँ वैसे विच आना चाहिए, लेकिन विच नहीं है तो हम दैट लगा सकते हैं। 30 नंबर देखें फ्रेंड, द मास्टर एंड हिज डॉग्स, मालिक और उसके कुत्ते है ना, वन द प्राइज, ने इनाम जीता। वर आल्सो सिलेक्टेड फॉर एन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट, मालिक और उसके कुत्ते जिन्होंने इनाम जीता था उन्हें उनको एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी चुना गया। अब यहाँ पे आप फ्रेंड देखें तो मालिक का मतलब है ह्यूमन बीइंग और डॉग मतलब हो गया एनिमल, और दोनों ही चीज़ों का उपयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए हु और हुम नहीं लगा सकते क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की लगाते हैं, यहाँ जानवर भी है। विच नहीं लगा सकते क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी है। तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है दैट, क्योंकि दैट हम सबके लिए लगा सकते हैं, तो यहाँ पे दैट आएगा। 40 नंबर को देखें फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, खालिस्तान, हैव एपियर्ड दिस ईयर है ना। एपियर का यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है छपना या प्रकाशित होना। बात कर रहे हैं नॉवेल यानी उपन्यास की। ये उन सबसे रोचक उपन्यासों में से एक है जो इस साल छपे हैं या प्रकाशित हुए हैं। ये उन सबसे ज़्यादा रोचक उपन्यासों में से एक है जो इस साल छपे हैं, है ना। ये तो हो गया अर्थ। अब बात करें नियम की, तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री और प्लस नाउन आ रहा है, तो फिर केवल और केवल दैट ही लगाया जाता है। अब यहाँ हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अर्थ निकल रहा है जो, जो प्रकाशित हुए। फ्रेंड ये हमारी 2 एक्सरसाइज पूरी हो गई हैं और मैं इनको बहुत धीरे धीरे आराम से करा रहा हूँ। एक एक चीज़ उसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग अगर पहली बार एरर कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ें कठिन लगती हैं और अटपटी लगती हैं, क्योंकि पहले कभी सॉल्व नहीं करा। जो लोग पहले कर चुके हैं उनको तो ये बहुत आसान लगेंगी। तो नए लोग जो हैं इनको बार बार देखें इन एरर्स को, इन्हें बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें। किताब जो भी आपके पास हो उसमें से एरर करें। पुराने पेपर ज़रूर आपके पास होना चाहिए, है ना। पुराने जो पेपर्स हो चुके हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये हालांकि जो मैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए ये सारे ही किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कोई व्यापम में आया है, तो कोई बैंक में आया है, तो कोई एसएससी में आया है, तो कोई एनडीए में आया है, कोई वर्ग 1, 2, 3 इनमें आए, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में ही आए हैं। इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि परीक्षा में प्रोनाउन की एरर्स किस तरह से आती। आज की क्लास में फ्रेंड इतना ही रहने देते हैं। कुछ और एरर को हम सॉल्व करेंगे जिनके नोट्स में ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ आपके ग्रुप में। पैसेज को अब हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, पैसेज के नोट्स में आपको डाल दूँगा। पैसेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एग्ज़ाम में पैसेज ज़रूर आता है। लेवल भले ही कुछ भी हो, कोई सरल होता है कोई कठिन होता है, लेकिन पैसेज करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।